वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण विषय गणित शिक्षण को। इस विषय में बहुत सारे छात्रों की बैक लगती है। अगर आपने हमारे वीडियो देख लिए तो आपकी कभी भी गणित में बैक नहीं लगेगी। इस वीडियो में मैंने 4-5 चैप्टर को रखा है, यानी कि आपके 12 से 15 नंबर आपके इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। सारे जो वीडियो की पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिलती रहती है। इसके अलावा हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी पीडीएफ तथा जानकारियां मिलती रहती हैं। चलिए, डीएलएड सीटेट यूपीटेट की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली से जुड़ जाएं। इसके बाद आपका एक मैथ का महामैराथन वाला वीडियो आएगा। ये वीडियो इस तरीके से आएगा जैसे कि आपके इस वीडियो में बहुत सारे लाइक व्यूज आ जाएंगे, उसी अनुसार आपका बहुत जल्दी से जल्दी आपका एक महामैराथन वीडियो है, जिसमें आपका पूरा गणित उठाया जाएगा, जिसमें आपके 25 के 25 नंबर पूरे हल कराए जाएंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहले हल करेंगे हम घनमूल को, यानी कि वर्गमूल। पिछले वीडियो में करा चुका हूं, अब मैं घनमूल से स्टार्ट करूंगा। इसके बाद और भी 4-5 चैप्टर इस वीडियो में रखे गए हैं। तो घनमूल का पहला क्वेश्चन है भैया, 27 से 44 का घनमूल आपको निकालना है, लेकिन एक टैग लगा है। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से आपको निकालना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है डीएलएड में आपको लगाना पड़ता है, टेट सीटेट में आपको सिर्फ आंसर देना पड़ता है। तो हमें इसको हल करना है कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम 2 से पहले भाग देंगे, इसमें काटेंगे, यानी कि लासा की तरीके से। तो 2 एकन 2 होगा, 2 3 6 और 2 7 14 और 2 दूनी 4, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। 1372 बार गया। फिर मैंने 2 से काटा तो कितनी बार जाएगा? 2 छंग 12, 2 अट्टे 16 और 2 छंग 12, कट गया ना। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से फिर मैंने काटा तो 2 3 6 और क्या हो जाएगा? 2 चाकू 8 और 2 3 6, यानी कि 343 आ गया। अब हम काटेंगे 7 से। 7 से काटा तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 में 63 हो जाएगा। फिर मैं 7 से काटूंगा तो 7 7 49 हो जाएगा। फिर मैं 7 से काटूंगा, 7 एकन 7 हो जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से काटते हैं, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम इसे काटते रहते हैं। तो मैंने ये संख्या जो गुणज है इसके, ये मैंने यहाँ पर ये रख लिए। ठीक है। वर्गमूल में क्या होता है? उसमें जोड़ा बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 का जोड़ा बनाया जाता है। इसमें ट्रिपल बनाया जाता है, यानी कि 3 को हम 1 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा घनमूल है। वर्गमूल में स्क्वायर होता है और घन में वर्ग में स्क्वायर होता है और घन में क्यूब होता है, तो घनमूल में क्यूब मानेंगे। इसमें 3 को हम एक बार निकालेंगे क्योंकि घनमूल है, तो 2 को इसको एक बार इसमें निकाल लिया और इस 7 को मैंने इसमें निकाल लिया और इसका हम कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 14। तो यही हमारा क्या गया? घनमूल आ गया। आप कभी भूलेंगे नहीं, अगर आपने सही से समझ लिया तो आप कभी भी ये विधि भूलेंगे नहीं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाफट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है 0.008 का घनमूल बताओ। 0.008 का घनमूल क्या होता है? चलिए अब इसमें ये देखेंगे सबसे पहले भैया कि इसमें कितने अंक बाद दशमलव है। 1 2 3, यानी कि जितने अंक बाद दशमलव है उतने ही जीरो लगा लो। 1 लिखो नीचे, ठीक है, और उतने ही जीरो, यानी कि 3 जीरो मैंने इसमें लगा दिए। ठीक है, तो कितना? 1000 हो गया। तो 8/1000 हो गया ना। अब हमें घनमूल करने में आसानी होगी, ये इसलिए करते हैं। ठीक, अब इसको क्या करते हैं? इसके हम गुणज निकाल लेते हैं। ठीक है, एक तरीके से गुणनखंड कर देते हैं। अगर 8 के हम गुणज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तो 8 ही। इसको गुणा कर देंगे तो 8 ही निकल आ जाएगा ना। ऐसा ही मैंने नीचे कर दिया, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि गुणा करेंगे तो हमारा 1000 आएगा। अब हम इसको कर देते हैं क्यूब। 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 बार गुणा है। इसको हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है इसका क्या? घनमूल निकालना है भैया। तो हमने घनमूल वाली विधि इसमें लगा दी। ठीक, और घनमूल में आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि यानी कि क्यूब को हम एक बार लिखते हैं। तो मैंने क्यूब को एक बार लिख लिया, इस वाले नीचे को क्यूब को एक बार लिख लिया, तो हमारा क्या आ गया? 2/10 आ गया। ठीक, 2/10 आ गया। हम नीचे का जीरो काटेंगे तो 1 अंक बाद इसमें दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन दूसरा, यानी कि दूसरे चैप्टर से है, प्रायिकता, जिसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चलिए इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं। इसके भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाते हैं। इसको आपको एक बार में ऐसा समझा दिया जाएगा जिसमें आपको भविष्य में कभी भी इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। समान घटनाओं में से एक घटना के घटित होने की संभावित आवृत्ति के रूप में प्रायिकता को परिभाषित किया जाता है। और ये किसने कहा है? ये आपके गैरेट है, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है। आपके डीएलएड टेट सीटेट में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मिलेंगे, ऐसे ही आपके ये गैरेट हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं। इसमें हम जब इसको सवाल को लगाएंगे ना,
तो अवयव को हम यस से प्रदर्शित करेंगे, किससे? अवयव को यस से प्रदर्शित करेंगे और अवयवों की संख्या को एनएस से प्रदर्शित करेंगे, किससे? एनएस से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही एक हमारा क्वेश्चन जैसे हो जाएगा, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक सिक्के को उछालने पर, जैसे कि अगर हम एक भैया एक सिक्का उछाल रहे हैं, जैसे कि 2 सिक्के हैं, ठीक है, 2 सिक्के हैं, एक में एक तरफ होता है टेल, एक में एक तरफ होता है हेड, ठीक। अब इनको हम भैया अगर उछालेंगे तो क्या आएगा? दोनों को अगर उछालेंगे तो एक में हो सकता है कि हेड आ जाए और एक में हो सकता है टेल आ जाए, ठीक। तो इसकी क्या आ सकता है इसमें? या फिर हेड आ सकता है फिर टेल आ सकता है, 2 ही तो संभावना है आने की, इसकी तीसरी संभावना तो कुछ है नहीं, तो वही हमने लिख दी इसमें, या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। ये हमारे अवयव हो गए। अब हम ये पता करें कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है भैया। एक हेड एक टेल कितने हैं? 2 ही है ना, तो एन एस हमारा कितना आ गया? 2 आ गया ना, तो एन एस हमारा 2 आ गया। ये आपको हम तरीके बता रहे हैं, अभी हमारा मेन सवाल नहीं आया, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको। 2 सिक्के उछालने पर, अगर हम भैया 2 सिक्के उछाल दें, ठीक है, अभी हमने एक सिक्का उछाला था, ठीक है, एक सिक्का उछाला था, उसमें एक तरफ हेड होता है एक टेल होता है। अगर हम 2 सिक्के उछालेंगे तो भैया तब क्या होता है? या फिर दोनों में हेड आ जाएगा, ठीक, या फिर दोनों में हेड आ जाएगा, या फिर एक में हेड एक में टेल आ जाएगा, या फिर टेल हेड आ जाएगा, या फिर टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। यही संभावना है ना। तो कितनी संभावना है? एन एस हमारा कितना है? 4 आ गया ना, तो एन एस हमारा 4 आ गया। संभावनाएं निकालने के लिए एक हमारा फार्मूला होता है 2n, यानी कि 2 सिक्के हैं, 2n होता है, n को हम सिक्के मान लें तो n की जगह 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 4 हमारी संभावनाएं आ जाएंगी। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं, 3 सिक्के उछालने पर क्या होगा। एन एस बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब, क्या? एन एस बराबर 2 का क्यूब, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? 2 का घात 3 खोल देंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना, तो इसकी एन एस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं एक पासे के बारे में। अगर पासे की बात करें तो भैया एक पासे में फलक कितनी होती है? 6। आपने बहुत पासा खोला होगा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने लूडो खेला है, फ़ोन में खेला, कैसे भी खोला है, आपको पता है ना। पहले एक को हम पौ बोलते हैं, लास्ट में 6 बोलते हैं, तो ऐसे ही हमारी 6 फलक होती है ना। तो एन एस हमारा कितना हो जाएगा? एन एस हमारा 6 हो जाएगा ना। तो वही इसमें हमने तरीका आपको बताया जा रहा है एन एस कैसे निकाला जाएगा। अब हम समझेंगे सवाल को आगे। पहले दूसरा देख लेते हैं, 2 पासे फेंकने का। अगर हम एक पासा फेंक रहे हैं तो भैया एन एस हमारा 6 आ रहा है। अगर हम 2 पासे फेंकेंगे तो भैया क्या हो जाएगा? 2n होता है ना फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है 6n। सिक्के का होता है 2n, लेकिन पासे का होता है कितना? 6n। 6n मतलब 2 पासे हैं, तो n का मतलब 2 हो जाएगा, 2 पासे, तो 6 की घात 2 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना, वही हो गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं भैया प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं? तो प्रायिकता यानी कि P बराबर NE बटे NS। NE बटे NS, P हमारी होती है घटना की प्रायिकता और NE होती है घटना की संख्या, और E बराबर हमारी होती है घटना, और NS बराबर होती है अवयवों की संख्या, जो आपको हम समझा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा आ गया। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की घटना के लिए प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत सरल है, एक बार वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की घटना के लिए प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक। अब हम ये देख लेते हैं भैया, एक पासे में फलक हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, ठीक। तो हमारा एन एस कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक, एन एस 6 आ गया। और ई का मतलब हो गया विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या कितनी है? पासे में भैया 1 होता है एक विषम, एक 3 होता है, एक 5 होता है, 6 तक संख्याओं में तो यही 3 तो होते हैं विषम। तो हमारा एन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, ये 3 संख्या है ना, तो एन हमारा 3 हो गया। हमारा फार्मूला होता है पी बराबर NE बटे NS। NE हमारा 3 है और NS हमारा 6 है, तो 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2 आ जाएगा ना, 3 दूनी 6 काट देंगे ना, तो 1 बटे 2 आंसर आ गया। बहुत ईजी है। चलिए ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्त 455 बार आया। बताइए कि पट आने की संभावना की प्रतिशतता क्या है। यानी कि जो पासा भैया हमारा है, चित्त 455 बार आया और पट कितनी बार आया, उसकी परसेंटेज क्या है, यही आपको निकालना है। चलिए, अगर 1000 में 455 बार क्या आया? चित्त आया, तो पट कितनी बार आएगा? 545 बार आएगा ना, 545 बार आएगा। लेकिन उसने कहा भैया आने की संभावना की परसेंटेज और निकाल दीजिए। तो भैया हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, यानी कि 545 बार आया इंटू 100 बटे कितने में? 1000 में ना, तो बटे 1000, तो हमारा कितना आ जाएगा? 54.5% आ जाएगा आंसर। कितना? 54.5%। चलिए, एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसा आपको हम ऊपर समझा चुके हैं ना। तो
टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसे समझ लीजिए, एक सिक्का उछाला तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल, तो यानी कि NH तो हमारा 2 हो जाएगा ना, लेकिन उसने कहा भैया टेल आने की सिर्फ, यानी कि ई जो है टेल आने की, तो NE हमारा 1 हो जाएगा ना, ई की पूछा है ना तो 1 हो जाएगा। तो P बराबर फार्मूला होता है NE बटे NH, तो 1/2 हो जाएगा। यही हमारा इसका आ गया आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, आपके विकल्प दिए हैं 1/26, 1/52, 1/13, 4/13। ये आपका बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है, अति लघुत्तरी में भी आता है, कभी कभी लघुत्तरी में भी पूछता है। अगर बहुविकल्पी में आ जाए यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए 52 पत्ते होते हैं। तो NH बराबर हमारा टोटल होता है, टोटल कितना है 52 पत्ते है। ताश की गड्डी में इक्के 4 इक्के होते हैं, कितने होते हैं 4 इक्के होते हैं ना, इक्के होने की प्रायिकता यानी 4 इक्के होते हैं। तो NE बराबर हमारा 4 आ जाएगा, तो हमारे मान तो निकल ही आएगा। हम रख देते हैं क्या फार्मूला, तो NE बटे NS यानी 4/52 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/13 हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, ठीक है, यदि चित 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 पट पट चित क्रमशः 9, 8, 12 बार आए तो पट पट कितनी बार आएगा? ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। टोटल दिया है पट पट आने की संभावना यानी कि 40 बार आई है, और ये जो डाटा दिया है इतना दिया है, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे उसमें घटा देंगे तो बचेगा हमारा वही क्या आएगा, वही हमारा पट पट वाला आंसर आ जाएगा। तो 40 से हम घटाएंगे 29 तो हमारा 11 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? 11 बार आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं समांतर माध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समांतर माध्य के तो आपके तीनों में पूछे जाते हैं, यानी कि बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरी में भी पूछे जाते हैं, और लघुत्तरी में भी पूछा जाता है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला होता है भैया सभी पदों का योग यानी बटे सभी पदों की संख्या। चलिए कैसे देख लेते हैं। मान लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100 का समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक, इसका अगर समांतर माध्य भैया अगर ज्ञात करेंगे ना तो इसमें संख्याएं पद कितने हैं गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, यही हमारा क्या हो गया n। ठीक, और EX हमारा क्या होता है, सिग्मा x जो है क्या होता है, ये हमारा होता है पदों का योग। ठीक, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसका कर लेते हैं योग, तो इसका हमने कर लिया ऊपर योग और नीचे पदों की संख्या 5। ऊपर मैंने जोड़ लिया तो कितना आएगा 300 आ गया, और नीचे 5, 5 से काटेंगे 5 × 30 तो हमारा 60 आ जाएगा ना आंसर, 60 हमारा आ गया आंसर। चलिए अब हमारा क्वेश्चन एक है, प्रश्न है 16, 20, 22, 24, 30, 36 समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 संख्याएं हैं, और इसको हमें जोड़ के नीचे 6 का भाग दे देना है, तो इसको हमने ऊपर कर लिया जोड़। ठीक है, यानी कि सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो ऊपर मैंने जोड़ लिया कितना 148 बटे 6, तो 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 24.66 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों, आपको पता है कि सारणी वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से? सारणी वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग हल कर लेंगे। चलिए, निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करो। जो fx है ना, ये हमने निकाला है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना मिलेगा, क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना मिलेगा, और बाकी मैंने जो इसमें हल किया है। चलिए कैसे हल करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने निकालना पड़ता है f गुणे x, यानी कि इसका और गुणा इसमें करना है। तो कितना हो जाएगा 11 3 33। ठीक, 11 3 33 आ गया, 12 7 84 आ गया। ठीक है, 13 8 104 आ गया, 14 5 70 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, और 16 चक्कू 64 हो गया। अब क्या करते हैं, इनको हम कर लेते हैं ऐड, यानी कि इनको हम जोड़ लेते हैं। टोटल हमने इसको जोड़ लिया तो कितना आया हमारा 29, और इसको हमने जोड़ लिया तो हमारा आ गया कितना 385। तो ये हमारा होता है सिग्मा fx, और ये हमारा होता है कितनी पदों की संख्या, यानी कि n बराबर 29 आ गया। चलिए लगा देते हैं फार्मूला जो आपको ऊपर बताया था। तो सिग्मा fx बटे n हो जाएगा 385 बटे 29, और इसको हम काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.276। कितना आएगा 13.276 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं माध्यिका को। माध्यिका में क्या होता है, माध्यिका के बारे में समझ लेते हैं। यदि आंकड़ों का अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब मध्य में आने वाले पद का मान क्या होता है, मध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यिका कहलाता है। चलिए इसके फार्मूले देख लेते हैं। अगर आपके विषम पद हों, यानी कि जो पद हैं गिनने में आपके विषम हों, तो मध्यिका बराबर फार्मूला आपका होता है n+1/2 वें पद का मान। क्या n+1/2 वें पद का मान इसका फार्मूला होता है। चलिए
देख लेते हैं। 7 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में निम्नवत है, कितना है? 40 है, 45 है, 43 है, 39 है, 47 है, 46 है, 44 है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, पहला नियम हमारा होता है कि इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे पहले भैया आरोही क्रम में। तो हमने इसको लिख लिया किस में? आरोही क्रम में लिख लिया है। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला लगा देंगे फार्मूला। कौन सा? n+1/2 वे पद का मान वाला लगा देंगे फार्मूला। तो हमने इसमें लगा दिया फार्मूला ये वाला, तो इसका मान रख दिया। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो हम लगाएंगे कौन सा? विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें 7+1/2 यानी कि 8/2 और 2 चाकू 8 यानी 4वें पद का मान। 4वां पद कौन सा है? देख लो। चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4, चौथा है कौन सा? 44 है ना। तो हमारा आंसर आ गया 44 किलोग्राम, इसका आ गया आंसर। चलिए अब जान लेते हैं फार्मूला अगर संख्याओं की कौन सी हो, सम हो। सम संख्याओं के लिए फार्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। ये हमारा हो जाएगा /2 नीचे, यही हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन है 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22 को आपको हल करना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे भैया आरोही क्रम में। किस में कर लिया? हमने इसको कर लिया भैया आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे कौन सा फार्मूला। पहले देखेंगे n कितने हैं? 10 है ना। 10 का मतलब क्या है? ये भैया आपका सम है। 10 का मतलब सम है, तो सम वाला फार्मूला लगा देंगे जो हमने अभी ऊपर देखा था। कौन वाला? ये वाला। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमारा है ये माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान प्लस 1 n/2 + 1 वे पद का मान /2। चलिए कौन कितने पद थे? 10 थे। 10 का मान रख लिया। ठीक है, यहाँ पर 10 रख लिया और बाकी हमारा सेम वही है। ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 1 6 हो जाएगा। तो हमारा 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान /2। ठीक है, तो हमारे 5वें और 6वें पद कौन से इसमें देख लो। 5वें 1 2 3 4 4 5 और 6 यानी कि 11 और 12, 11 और 12 का हमें प्लस करना है। ठीक है, 11 और 12 का प्लस करके /2 कर देना है। तो 23/2 यानी कि 11.5 हमारा इसका आ जाएगा आंसर। चलिए अब देख लेते हैं अगर सारणी वाले क्वेश्चन आ जाए, यानी कि बारंबारता मंडन से माध्यिका ज्ञात करो। पद का नाम दिया हो आपका और बारंबारता दी है, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। यानी कि आपका क्वेश्चन सेम बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आपको जो हल दिखाया गया है वो नीचे दिखाया गया है। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, एक तरफ लिखते हैं पद का नाम बारंबारता और हमें निकालनी पड़ती है क्या, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसमें हमें करना पड़ता है योग। योग कैसे करते हैं, 1 का 1 लिख लिया। ठीक, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, और 19 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, और 30 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा, 48 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 53 आ जाएगा, और 53 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 57 आ जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। चलिए ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब देख लेते हैं आगे क्या करते हैं। तो हमारी टोटल कुल बारंबारता कितनी आई, लास्ट वाली मैक्सिमम क्या है इसमें 57 है ना, सबसे अधिकतम। अगर इसमें देखें ना, अगर इसमें संचयी बारंबारता देखें ना, सबसे ज़्यादा 57 है ना। तो 57 हमारी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। विषम संख्या के लिए फार्मूला आपको ऊपर बताया था n+1/2 वे पद का मान। 57 + 1/2 करेंगे वे पद का मान, यानी 57 + 1 58 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो हमारा 29 आ जाएगा, यानी 29वें पद का मान। 29वें पद का मान देख लेते हैं, इसमें कहीं 29 दिया है ना, देखो 29 दिया है इसमें, कहीं 29 है नहीं है, लेकिन 29 के बगल में कौन सी संख्या है, 30 है। 29 के बगल में कौन सी है, 30 है, और 30 के सामने कौन सी संख्या है भैया, 12 है। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा इसका आ जाएगा भैया क्या, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12, क्योंकि अगर सारणी में देखेंगे कि 29 की संचयी बारंबारता 30 के अंतर्गत आती है, यानी कि बगल में बिल्कुल आती है, जिसके बराबर में 12 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है, किसी श्रेणी के पद का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। यानी कि कोई पद दें जिसमें वही पद बार बार दिया हो, बहुत अधिकतम बार दिया हो, वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है,
अगर हमें माध्यिका और समांतर माध्य बहुलक के बीच में संबंध निकालना पड़े तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। वो कौन सा फार्मूला होता है? वो हमारा ये फार्मूला होता है क्या? बहुलक बराबर 3 में गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ये फार्मूला हमारा होता है जब कभी बहुलक माध्यिका दिया हो माध्य पूछा जाए, या माध्यिका और माध्य दिया हो बहुलक पूछा जाए, या फिर माध्य बहुलक दिया हो तो माध्यिका पूछी जाए। उसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको आप लिख के रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 7 और 5 8 5 8 5 3 5 7 8 और 5, ये क्वेश्चन हमारा है में बहुलक बताओ। ठीक, अगर हम दोस्तों इसमें देखें सबसे ज़्यादा बार क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा बार भैया इसमें क्या लिखा? 5 लिखा है। एक ये 5 है, 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 5 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा जो 5 है भैया कितनी बार आया? 6 बार आया, सबसे अधिक बार आया। यानी कि दी संख्या में 5 अधिक बार आया है, तो इसलिए हमारा बहुलक जो है 5 हो जाएगा। क्या? 5 हमारा बहुलक हो जाएगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके सारणी वाले भी आते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। अगर सारणी में पूछा जाए कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या? बहुलक ज्ञात कीजिए, आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको इसमें बहुलक बताना पड़ेगा। तो इसमें पद का नाम एक तरफ होगा, यानी कि पद हो गया हमारे 10 12 14 16 18, और ये हो गया 5 7 15 10 11 30। लेकिन उसमें क्या बताया गया? जिस संख्या की सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन सी है? 30 है ना। यानी कि 18 जो हमारा है कितनी बार आया है? 18 जो हमारा भैया कितनी बार आया? 30 बार आया है। यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 30। 30 इसका क्या हो जाएगा? 30 इसका हो जाएगा आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं। क्वेश्चन के पहले फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम बारी बारी से समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक बेलन है, ये हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बेलन का आयतन की अगर बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? बेलन की आयतन की फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इसका हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अगर बात करें बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? इसका फार्मूला हमारा होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है। अगर ऐसे ही बात करेंगे हम, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर हमारा क्या होता है? ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। चलिए देख लेते हैं, वृत्तीय समतल परिच्छेद की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इसका है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है? 140 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार का व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर है। बेलन की क्या ज्ञात करनी है? हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? हमें बेलन की भैया ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि एक बेलन है भैया, ठीक है, एक बेलन है, उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? ये जो ऊंचाई होती है, ये हाइट होती है ना, ये हमें एच ज्ञात करनी है। इसकी हमें एच ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए लगा देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ इसमें दिया है 140 पाई तथा व्यास कितना है? 20 है। यानी कि व्यास का आधा क्या त्रिज्या होती है? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी ना। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ऊपर आपको हम बता चुके हैं। तो वक्र पृष्ठ दिया कितना है? कितना? 140 पाई दिया है ना, 2 पाई आर एच ये हमारा हो जाएगा। अब हमें निकालना है एच, तो एच हम निकाल लेंगे एक तरफ। एच हम एक तरफ लेकर आए तो 140 पाई बटे हमारा आ जाएगा 2 पाई, और ये हमने रख दिया आर का मान। तो हम इसमें काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा हमारा। ठीक है, हो जाएगा हमारा 10 दूनी 20, यानी कि 20 का भाग देंगे 140 में तो हो जाएगा 20 सत्ते 140 होता है। यही हमारा 7 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि बेलन की जो भैया ऊंचाई आपकी है कितनी आ जाएगी? ऊंचाई हमारी जो एच बराबर है 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन में 2160 घन सेंटीमीटर कितना पानी भरा है? पानी आता है। यदि उसके आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। इसमें भी क्या ऊंचाई पूछी गई है, लेकिन ऊपर दिया था वक्र पृष्ठ, इसमें दिया है क्या? आयतन दिया है। क्या? बेलन का आयतन दिया है। तो हमें इसमें भी क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी हमें
ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो बेलन का बर्तन का आयतन 2160 है। तो आधार की त्रिज्या आपको जैसे कि पता है, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो 12 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या निकल आएगी। चलिए इसका आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, रख देते हैं इसका मान। आयतन दिया है इसमें 2160, 22/7 पाई का मान होता है, और आर स्क्वायर का मान यानी कि 12 × 12 या 144 हो जाएगा। और एच हमें पूछा गया, तो एच बराबर हमारा हो जाएगा 7 × 2160/22 × 144। अब इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 105/22 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर, 4.8 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके लिए महामैराथन का वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएँ। आप जितनी जल्दी बहुत ज़्यादा लाइक और व्यूज करवा देते हैं, उतनी जल्दी आपके लिए महामैराथन का वीडियो आएगा, जिसमें आपका 25 के 25 पूरे नंबर तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपका कोई भी विषय में बैक नहीं लगेगी। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कोई भी विषय की, इसलिए बात कर रहे हैं कि हम आपके लिए सभी विषय का वीडियो लेकर आने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।